नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। सीधे अलीबाग से जुड़ रही हूं। अलीबाग में ही अर्नब गोस्वामी है, लेकिन अलीबाग में अर्नब अकेले नहीं है। अलीबाग में अर्नब के साथ आपका समर्थन है, आपकी दुआएं हैं, आपकी शुभकामनाएं हैं। अर्नब की जमानत अर्जी पर भले ही फैसला कल आना है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ जो समर्थन है, जो देश भर से जन समर्थन है, वो देश में सड़कों पर नजर आ रहा है। और आज हर कोई कह रहा है आई एम अर्नब, मैं भी अर्नब। और इसीलिए आज महाभारत में मैं देश भर से आ रही जन समर्थन की वो तस्वीरें दिखाऊंगी जो एक बार फिर ये स्थापित करती हैं कि अर्नब गोस्वामी ने जो सवाल उठाए वो सही थे, अर्नब ने जो मुद्दे उठाए वो सही थे। और इसीलिए आज महाभारत सीधे अलीबाग से आपके लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सत्ता के गलियारों में बैठे उन मठाधीशों से सीधा सवाल महाभारत में। पहले ये रिपोर्ट। अर्नब के समर्थन में पूरा देश भर में अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध। अर्नब गोस्वामी का जो इलीगल अरेस्टेशन है उसको तुरंत उनको रिहा करें। मुंबई से पटना तक विरोध की आवाज। क्या महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल है? अर्नब के समर्थन में देश भर में आज भी प्रदर्शन हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मुंबई से पटना तक उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज लोगों ने बुलंद की। महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। अर्नब की रिहाई के लिए देश भर से आवाज उठी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। रिपब्लिक नेटवर्क और अर्नब को कानून पर पूरा भरोसा है। देश भर में सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में घोषित आपातकाल है। इसको लेकर महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। राम कदम ने आरोपी पुलिस वालों को बर्खास्त करने की मांग की। कल उद्धव सरकार के खिलाफ राम कदम अनशन पर बैठेंगे। ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? पूरा देश अर्नब के साथ खड़ा है, उसके बावजूद महाराष्ट्र की सरकार सारी हदें पार कर रही है। उनके परिवार के साथ कल पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उनके बेटे पर केस ली जा रही है। क्या रहा है? अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष ने भी मुंबई पुलिस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अर्नब को आतंकी की तरह क्यों गिरफ्तार किया गया। अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध मामला बन रहा है तो ऐसे में पुलिस खुद न्यायाधीश नहीं बन सकती। पुलिस का ये दायित्व था, उसका कर्तव्य था कि वो न्यायालय की परमिशन लेकर के गिरफ्तार करती। अर्नब के खिलाफ जिस बदले की भावना से कार्रवाई की गई, इसको लेकर देश भर में गुस्सा है। पूरा देश अर्नब के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज महाभारत में जो आवाजें जुड़ रही हैं, जो अर्नब की आवाज बनेंगी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के विधायक महाराष्ट्र से राम कदम जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता, कई बार महाभारत में हमारे साथ जुड़ते हैं प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक ममता काले, मेरे साथ निगत अब्बास जुड़ रही हैं, मेरे साथ वकील स्वप्निल कोठारी जुड़ रहे हैं जो कल से इस पूरे मामले पर अपनी लीगल राय हमें दे रहे हैं, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं। और जीडी बख्शी सर की आवाज किस तरह से आपके कानों तक, मेरे कानों तक ही नहीं, पूरे देश तक सुनी गई है। मेरे साथ सुभाष झा जुड़ रहे हैं, जाने माने वकील हैं। मैं शुरुआत महाभारत की मेजर जनरल जीडी बख्शी आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि आपने कल जिस तरह से बोला और जिस हौसले को बुलंद करते हुए बोला कि अर्नब फौजी का बेटा है, वो लड़ेगा, ही विल फाइट इट आउट। मैं चाहती हूं सर एक बार सबसे पहले आप वही आवाज बुलंद कर दें, क्योंकि वो भरोसा हमें अर्नब गोस्वामी पर है, वो भरोसा देश भर के लोगों को है, उनके सवालों पर, उनकी पत्रकारिता पर। सर, मैं फिर कहता हूँ, अर्नब तुम एक कर्नल के बेटे हो, फौजी के बेटे हो, लड़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ना, अपने देश की सुरक्षा के लिए, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए तुम ये संघर्ष कर रहे हो। तुम युद्ध कराओ, क्योंकि युद्ध एक सिपाही का कर्तव्य है, उसका धर्म है। दिस इज इन योर जीन्स माय बॉय, यू फाइट। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम इस देश की अभिव्यक्ति की आजादी, हम इस देश के लोगों की आजादी
हम इस देश की प्रेस की आजादी, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तहस नहस होते नहीं देख सकते। अर्नब, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल नाउ, यू आर अ कॉज। अर्नब, वी वॉन्ट यू टू फाइट एंड यू विल विन, बिकॉज ये सच की लड़ाई है, ये प्रजातांत्रिक प्रणाली की लड़ाई है। क्या हमारे देश में माफिया राज होगा? क्या हमारे देश में गुंडों का राज होगा? या हमारे देश में स्वराज और स्वराज्य होगा, जिसके लिए हमारे 26,000 आजाद हिंद फौज के सैनिक शहीद हो गए। आजादी के बाद 25,000 फौजी वर्दीधारी शहीद हुए कि हम इस देश की रक्षा करें, इसके असूलों की, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी रक्षा करें, इसके जो फाउंडेशनल फ्रीडम्स हैं, जो आजादी है अभिव्यक्ति की, जो हमें शी जिनपिंग के चीन से अलग बनाती है, जो हम उसे सड़े हुए पाकिस्तान से अलग बनाती है, जहां जर्नलिस्ट को उठा के टॉर्चर किया जाता है और घायल चिथड़े पीथड़े लाश वो सड़क में फेंक दी जाती है कौओं और कुत्तों के खाने के लिए, वो है पाकिस्तान। आप उसको बनाना रिपब्लिक, इस देश को बनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया भर में भारत की जो प्रजातंत्र का डंका है। आज ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूरोप से मुझे भारतीय मूल के निवासी और दूसरे दोस्त पूछ रहे हैं, साहब हो क्या रहा है, क्या हो रहा है भारतवर्ष में? एक इतनी पुरानी प्रजातंत्र, आज हमको अंग्रेज विरासत में नहीं दे के गए प्रजातंत्र। महात्मा बुद्ध के समय पे यहाँ पे रिपब्लिक्स थे महात्मा बुद्ध के समय से। मेजर जनरल बख्शी, समझते हो इतनी आसानी से आप? मेजर जनरल बख्शी, मैं एक चीज कहूंगी, अगर अर्नब आज यहाँ ये शो कर रहे होते तो वो आपको सैल्यूट करते, और इसीलिए मैं भी यही कर रही हूँ। मैं आपको सैल्यूट कर रही हूँ क्योंकि आप आज उनकी आवाज में बोल रहे हैं, उनके साथ आवाज में आवाज मिलाकर बोल रहे हैं, और आप सत्य की आवाज में बोल रहे हैं। तेजिंदर जी, अर्नब एक, लेकिन आवाजें अनेक। मैं यही कह रही हूँ, बाहर के अलीबाग में जब से आई हूँ, जाने कितने लोग के साथ हैं। आज उसी आवाज में मैं तेजिंदर जी आपसे भी पूछ रही हूँ कि अर्नब के साथ हर कोई कह रहा है अमरनब। देखिए, जिस तरीके से देश ने आज से 40 साल पहले आपातकाल में ये माहौल देखा था, मेरी उस समय जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि किस तरीके से इमरजेंसी के समय पे इंदिरा गांधी ने पत्रकारों को उठा के जेल में डाल दिया था, जो पत्रकार सरकार को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक आज महाराष्ट्र में उसी प्रकार का माहौल है। मैं आज आपके व्यूअर से पूछना चाहता हूं, क्या दोष है अर्नब का? क्या अर्नब ने कोई जमीन जायदाद की लड़ाई लड़नी थी उद्धव से? क्या अर्नब ने कोई उनसे पैसा मांगा था? अर्नब का दोष यह था कि उन्होंने पलगढ़ में जो साधु हम वहां पे मरे, उन साधुओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उसके लिए उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी। क्या उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि उद्धव ठाकरे आपने मर्डर किया है? उन्होंने कहा था कि मुझे इसमें न्याय मिलना चाहिए, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर पलगढ़ में साधु संत मरते हैं, अगर अर्नब उनके न्याय की बात करते हैं, तो उद्धव ठाकरे और बेबी पेंगुइन जी, उद्धव जी कह देता हूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है अगर मैं उद्धव जी नहीं कहूंगा तो ठीक मुझे अर्नब की तरह जेल में डाला जाएगा। मदन शर्मा जो नेवी के ऑफिसर थे, जिस तरीके से शिवसेना के गुंडों ने वहां पे एक नेवी के ऑफिसर को पीटा, मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर कभी एक पूर्व सेना अधिकारी को इस तरह से सड़कों पे घुमा के किसी ने पीटा होगा। इस प्रकार से एक इतने बड़े चैनल के संपादक को जेल में डाला गया होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं चाहता तो अभी कह सकता था कि उद्धव ठाकरे गुंडे की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं कह सकता था कि उद्धव ठाकरे हिटलर की तरह बिहेव कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो मुझे जेल में डाल सकते हैं। एक टपोरी की तरह बिहेव कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो जेल में डाल सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उद्धव जी ऐसा मत करिए कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी के आपातकाल को आज पूरी दुनिया थूकती है, वही आपको कहा जाए।
और इस आपातकाल, आप बार बार कह रहे हैं ये आपातकाल है, हम खुलकर कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी वो पत्रकार हैं जिन्होंने हमेशा हमने हमेशा अपने राष्ट्रवादी होने पर गर्व किया है। ममता जी आप तो कितनी बार सुन चुकी हैं, प्रेम शुक्ला जी कितनी बार सुन चुके हैं, मुझे लगता है कि स्वप्निल जी न जाने कितनी बार अर्नब के साथ डिबेट कर चुके हैं, और वो किस तरह कहते हैं ममता जी कि मैं संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र सर्वोपरि रखने वाले पत्रकार के साथ ये होता है तो पूरा देश क्यों नहीं जुटेगा ममता जी उनके साथ? माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, हम सब अर्नब गोस्वामी के लिए एक सुर में यही बोल रहे थे कि अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मां भारती के उस सच्चे सपूत को सचरता जो संविधान की बहुत सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र जिनके लिए सर्वोपरि है, आज मैं अपने भाई अर्नब गोस्वामी को एक ग्रैंड सल्यूट देना चाहती हूँ, हम तमाम लोगों की तरफ से। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि जो एक फौजी परिवार का बच्चा होता है या फौजी परिवार का सदस्य होता है, वो पूरी तरीके से स्वयं भी फौजी होता है। वो बच्चा सिर्फ वर्दी नहीं पहनता है, वरना अपितु पूरी फौज उनके खून में होती है। वैसे ही अर्नब गोस्वामी जी के शरीर में ये मां भारती है, क्योंकि वो एक रिटायर्ड कर्नल के बेटे हैं, वेटरन के बेटे हैं। बिल्कुल सही बोला मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कि वो एक फाइटर है। दो लाइनें बोलूंगी कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम रुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। और ये पूरा हिंदुस्तान मां भारती पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक आज अर्नब गोस्वामी जी के साथ और आप सब लोगों के साथ और रिपब्लिक के साथ खड़ी है। मैं भी देखती हूँ, वो उन लोगों की याद आती है मुझे। आज सुचरिता, कुछ एक मैडम थी पार्लियामेंटेरियन वेस्ट बंगाल से, बड़ी दहाड़ मार करके बोली थी कि किसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो राहत इंदौरी साहब जी की वही लाइनें मैं इनको बोलना चाहती हूँ, तुम्हारे भी बाप का महाराष्ट्र नहीं है, आपने मुंबई नहीं है। आपने जो पंक्तियां ममता जी, आपने जो पंक्तियां अर्नब गोस्वामी के लिए कही हैं, मुझे यकीन है कि ये पंक्तियां वो चरितार्थ कर दिखाएंगे, क्योंकि हमेशा से मैंने देखा है और आपने भी देखा है, अर्नब जब दहाड़ते हैं तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो झूठ के पुलिंदे हैं वो कैसे ढह जाते हैं, ये हमने देखा है। मैं आपके पास आ रही हूँ स्वप्निल जी, वरिष्ठ वकील हैं स्वप्निल कोठारी, और लगातार जो पूरे मामले की जो लीगल जो पेचीदगियां हैं वो भी हमें बताते रहे हैं। स्वप्निल, आप मुझे बताइए, जिस तरह से कोर्ट ने ये कह दिया कि आपने एक पुराना केस खोला, आपने कंसेंट नहीं लिया, यानी आपने इजाजत नहीं ली, और उसके बाद आपने किस तरह से, इसमें कोई आधार नहीं है पुलिस कस्टडी का, ये सीधे ये बताता है कि कैसे एक मैलिफाइड तरीके से, यानी कि एक योजनाबद्ध तरीके से आपने सिर्फ अर्नब को घेरने के लिए सब कुछ किया। नहीं होती है कि एक प्रोसीजर होता है। मैंने कल भी आपको रात को जिक्र किया था, जब अर्नब मतलब जुडिशियल कस्टडी मिली थी उनको, कि संविधान सर्वोपरि होता है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक आर्टिकल है जो 14 है, जो इक्वालिटी है। 19 तो सब जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ टू कंडक्ट बिजनेस है, 19(1) और 19(1)(g। बट सबसे बड़ा जो आर्टिकल है, सबसे बड़ा, वो है आर्टिकल 21, जहां पे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी होती है। वहां पे जो शब्द है उसके कि एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आप किसी की लिबर्टी छीन नहीं सकते। यहाँ पे लिबर्टी छीनी गई है एक्सेप्ट विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ का प्रोसीजर क्या कहता है कि अगर एक केस क्लोज्ड है तो आप उसको ओपन करने के लिए एक परवानगी लेनी चाहिए। और अगर बीच में, अभी किसी ने मुझे बताया, एक वकील ने फोन करके, परवानगी नहीं, सूचित करना पड़ता है, लेकिन अरेस्ट करने के पहले जज की परवानगी लेनी पड़ती है। तो मैं बोला चलो ठीक है, सूचित करने के पहले 2016 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आपको अगर री इन्वेस्टिगेट करना है तो केवल मैजिस्ट्रेट को सूचित करना पड़ता है। मैं बोला चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा मुझसे, जब मैंने ये थोड़ा आपके डिबेट के आने के पहले थोड़ी रिसर्च की इसके ऊपर, तब उन्होंने मुझे ये भी कहा कि स्वप्निल, इसमें सूचित करने की बात है, लेकिन इसमें अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए अरेस्ट वारंट चाहिए, और उसके लिए मैजिस्ट्रेट के पास ये सारे खुलासे करने पड़ते हैं कि मेरे पास क्या नया सबूत है, मैं क्यों केस खोलना चाहता हूं। और अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसे लगता है कि हाँ गिरफ्तारी जरूरत है, तभी जाके गिरफ्तारी होती है, वो भी अरेस्ट वारंट के बाद। यहाँ पे तो कोई अरेस्ट वारंट था नहीं, कोई समन था नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जब कल बॉम्बे हाईकोर्ट दोबारा सुनेगी आपका केस, ये अर्नब जी का, तब ये साफ जाहिर हो जाएगा कि ये अरेस्ट अवैध है, इसमें कोई दम नहीं है। ये अरेस्ट का, ये टोटली अरेस्ट ही इलीगल है।
तो जब अरेस्ट इलीगल हो जाएगा तो बेल मिलना जायज हो जाता है, क्योंकि बेल तो नॉर्म है, जेल एक्सेप्शन है। यानी बेल तो दिया जाता है क्योंकि बेल देना जरूरी है, क्योंकि फ्रीडम एसेंशियल है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सुचरिता, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, हम क्या है, हम एक लोकतंत्र है, हम राजाशाही नहीं है। ये दिस इज नॉट अ मोनार्की। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है मोनार्की नहीं होती है, यानी किसी राजा का रजवाड़ा नहीं होता है। ये लोकतंत्र होता है जहाँ कानून होता है, जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है। तो इसके और एक संविधान है सर्वोपरि, तो इसके तहत अर्नब जी को बेल मिलना जरूरी है और ये सारी फंडामेंटल राइट्स सारी एक्शन में आएगी और इसके वजह से उनको कल बेल मिल ही जाएगी। 99% में कहता हूं इनको बेल मिल जाएगी। मैं 1% सिर्फ ये टेक्निकल एस्पेक्ट की लिए वजह से मतलब ऐसे छोड़ देता हूं कि भाई आई कैन नॉट से 100% बिकॉज आई एम नॉट द जज। बिल्कुल स्वप्निल, आप तो इस पूरे मामले का जो एक लीगल एस्पेक्ट है वो हमें समझा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई हुई, मैं राम कदम जी के पास जाना चाहूंगी क्योंकि राम कदम जी आज राज्यपाल से मिले हैं, BS कोश्यारी से मिले हैं। मुझे राम कदम जी बताइए, क्योंकि आपने आज जाकर अर्नब की आवाज बनकर BS कोश्यारी से मुलाकात की, मुझे बताइए ये क्यों जरूरी था, ये इस देश के लिए क्यों जरूरी है कि ये मुद्दा उठाया जाए? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले कल जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा अर्नब जी को मारपीट की गई, उनके साथ दुष्कर्म किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उसकी हम निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं। सबसे पहले मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी कि वे तुरंत उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दे, उसकी जांच करें। पर यह धृतराष्ट्र की सरकार है, ये अंधी है, बहरी है, बदले की भावना से अर्नब के प्रति जिस प्रकार का उन्होंने छलावा चलाया है, ये देश का नन्हा बालक भी जानता है, विदेश के भी लोग इसे जानने लग गए हैं। सवाल ये उठता है कि जब सरकार की ओर से न्याय न मिले तब जाकर के हम स्वयं महामहिम राज्यपाल जी से मिले, उनको सारी बात बताई और हमें उम्मीद है कि जिन पुलिस वालों ने अर्नब के साथ दुर्व्यवहार किया है वे सस्पेंड होंगे, हमें पूरी तरह से न्याय मिलेगा। दूसरी बात ये उठती है, न केवल अर्नब के बेटे पर भी ये सरकार केस मुकदमे ले रही है। अरे तुम इतना तो छोड़ो, इतने गिर जाओगे तुम कि उसके बेटे पर, उसके परिवार पर तुम मारपीट करोगे, उनके घर वालों पर तुम मुकदमे चलाओगे, झूठे केसेस चलाओगे। महाराष्ट्र की सरकार को हम बताना चाहते हैं, कल मैं स्वयं मंत्रालय के सामने अनशन कर रहा हूं सुचारिता जी, और अनशन इन्होंने जो आपातकाल इस महाराष्ट्र की भूमि पर थोपने का प्रयास किया है उसके विरोध में अनशन है। अर्नब के ऊपर जो इन्होंने केसेस किए, आजादी के बाद कोई ऐसी घटना नहीं है कि एक ही ग्रुप पर 1000 केसेस, वो भी पत्रकारों पर। यह क्या समझती है महाराष्ट्र की सरकार? तो उन सारी दुष्कर्मों के प्रति, कुकृत्यों के प्रति कल अनशन करने जा रहे हैं हम। आज जब महामहिम राज्यपाल जी से ये सारी बातें बताई तो उन्होंने भी दुख जताया, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ा एक हिसाब से पत्रकारिता पर हमला है, आजादी पर हमला है, इनकी तानाशाही है और अर्नब के साथ समूचा देश खड़ा है। आज अगर देखो आप, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सब जगह पे अर्नब के साथ सारा देश खड़ा है। और मैं ये मान करके चलता हूं कि रिपब्लिक टीवी कल सुबह तक जितना था, अर्नब गोस्वामी कल सुबह तक जितने बड़े आदमी थे, कल पुलिस ने उनके घर में घुस करके उनको और 4 गुना बढ़ा कर दिया है, ये निश्चित तौर पे आप समझ लो। और आज ये महाराष्ट्र की सरकार, जो धृतराष्ट्र की सरकार बैठी है गद्दी पर, कल अर्नब जी को 100% बेल मिल जाएगी, मेरी मनोदेवता कहती है, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की भावना है। कई लोग मंदिर में जा रहे हैं, कई लोग मन्नतें मांग रहे हैं। और न्याय की जीत होती है। सत्य कुछ देर के लिए परेशान होता है पर पराजित नहीं होता। राम कदम जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, पुलिस के उनके घर में घुसने से नहीं। बाद महाराज जी बोलिए। मंत्री बैठे हैं, वहां पर जाकर के मैं स्वयं मिठाई बांटूंगा और उनको दिखा दूंगा कि उनके मुंह पर एक करारा तमाचा कल अर्नब को बेल मिलने के बाद मिलेगा और वहीं पर जाकर हम मिठाई बांटेंगे। राम कदम जी, मैं जब आपकी बातें सुन रही हूं तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूं कि इस तरह के सहयोग के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के लिए ये समर्थन, ये सहयोग ही सबसे जरूरी है। वो बार बार अपनी जनता को श्रेय कहते हैं। आपने कहा पुलिस ने अंदर घुसकर जिस तरह का बर्ताव किया उससे कद बढ़ गया, मैं तो कहूंगी कि जनता के समर्थन से उनका कद कितने गुना बढ़ गया है ये वो खुद आकर बताएंगे अपनी जनता को, अपने दर्शकों को, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी,
न जाने कितना समर्थन, जन समर्थन एक ऐसे व्यक्ति को आपने देखा है, उन्हें हमेशा वो मुद्दे उठाते हुए जिन मुद्दों से लोग पीछे भागते हैं। एक पत्रकार वो सवाल उठाता है, वो मुद्दे उठाता है, चाहे वो पालघर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे वो सुशांत का केस हो। आप कितनी बार आए हैं, आप कितनी बार उनके साथ डिबेट में आए हैं और आपने देखा है वो सवाल वो उठाते हैं जिनसे जो उठाने से लोग डरते हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, अर्नब की जनप्रियता से जिस तरह का द्वेष भाव पाला है राजनीतिक दलों ने, और विशेष करके कांग्रेस के नेतृत्व में शिवसेना और एनसीपी ने जिस तरह का द्वेष का भाव पाला है, और उसके कारण जिस तरह से द्वेष में अंध होकर अंधेपन की कार्रवाई की गई, अंधेरगर्दी की गई है, इसको आपातकाल कहने की बजाय मैं माफिया काल कहूंगा। ये माफिया की हरकत है कि किसी के घर में आप सुबह 5 बजे घुस जाइए, उसके खिलाफ कोई वारंट नहीं है आपके पास, किसी प्रकार का आपके पास न्यायिक कोई किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं है, आप उनके घर में उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करें, उनके साथ दुर्व्यवहार करें, उनको गिरफ्तार करें, उनके परिजनों पर फर्जी मामले बनाएं, उनके बेटे पर फर्जी मामला बनाएं, उनकी पत्नी पर फर्जी मामला बनाएं, उनके सहयोगियों पर फर्जी मामला बनाएं। और ये सारा फर्जी मामला किस लिए? ताकि आप सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों में जो राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं उनको बचा सके, ताकि आप पालघर के जो असली हत्यारे हैं उनको बचा सके। आप हत्यारों को बचाएंगे और निर्दोषों को गिरफ्तार करेंगे, ये माफिया राज हो सकता है। दाऊद इब्राहिम की एक इमारत गिराने के लिए हाई कोर्ट का आदेश है, उसके लिए आप पुलिस का प्रोटेक्शन देने को तैयार नहीं है, तब आपके पास पुलिस नहीं है, और आप एनकाउंटर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एक पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए भेजते हैं। आप ये बताता है कि ये कायरों की सरकार है, ये किसी तरह से शूरवीरों की सरकार नहीं है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वो अपने पुत्र की करतूत पर दुखी हो रहे होंगे, विलाप कर रहे होंगे कि हाय मैंने कैसा पुत्र पैदा कर दिया जिसको ये भी ज्ञान नहीं है कि एक पत्रकार के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाए। उनका जीवन पत्रकारिता में गया, उनका जीवन लोगों के विरुद्ध जो है जनता की आवाज उठाने में गया। आज उनका पुत्र जिस तरह से माफिया की कठपुतली बनकर नाच रहा है, वो अत्यंत निकृष्ट दर्जे का कार्य जिस तरह से कर रहा है, वो सब कुछ देखकर वो स्वयं रो रहे होंगे, उनकी आत्मा विलाप कर रही होगी, और उनकी आत्मा को विलाप करते देखकर स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिनों में इन कुकृत्य करने वाले लोगों को, निकम्मे लोगों को न केवल सत्ता से बाहर फेंक देगी, बल्कि इनको सड़क पर घूमने से भी लोग इनको सड़क पर घूमने नहीं देंगे। ऐसे हालात पैदा होंगे, ये निश्चित है जी। क्योंकि सड़क पर जो लोग घूम रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बार निगत के पास जा रही हूँ, लेकिन आप ये सुनिएगा जरूर। सड़क पर जो लोग घूम रहे हैं, जो आम आदमी सड़क पर चल रहा है, वो अर्नब के समर्थन में है। मैं यहाँ अलीबाग में हूँ निगत, और आप सच मानिए यहाँ पर भी लोग हमारे पास आकर कल देर रात तक कहते रहे वी सपोर्ट अर्नब, हम उनके साथ हैं। मैं रिपब्लिक से जुड़ी हुई, अर्नब से जुड़ी हूँ, इस वजह से नहीं कहती हूँ। बहुत लंबी कई साल पत्रकारिता में मुझे हो गए, लेकिन इस तरह का सपोर्ट और फैन फॉलोइंग मैंने किसी पत्रकार की नहीं देखी है निगत। मुझे लगता है इस बात की गवाही आप भी देंगी, जिस तरह का सपोर्ट अर्नब के लिए है और जिस तरह लोग सड़क पर उतरकर उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये पत्रकारिता में भी देखिए किस तरह का उदाहरण है कि आप ऐसी पत्रकारिता कीजिए कि लोग आपके लिए सड़कों पर उतर आए। निगत, बिल्कुल सही बात है सुचारिता, और मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगी कि आर भारत में, रिपब्लिक भारत में, चाहे अर्नब भाई हो या फिर आप सभी हो, आप लोगों ने एक ऐसी पत्रकारिता करी है, एक ऐसा उदाहरण हिंदुस्तान की जनता के सामने पेश किया जो हम लफ्जों में सुना करते थे, की जनता के सामने पेश किया जो हम लफ्जों में सुना करते थे, कि कहते थे कि कफन बांध कर सर पे निकलते हैं कि भाई हम पत्रकारिता करेंगे, हम झूठों को एक्सपोज करेंगे, हम सच्चाई को जनता के सामने निडरता के साथ पेश करेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। आज फिर वही हो रहा है। लेकिन वही ना कि हिंदुस्तान की जनता को क्या पता था कि कांग्रेस पार्टी को आस्तीन का सांप बनाकर हमने ही अपने घर में पाला हुआ है। अर्नब गोस्वामी ने निरंतर निडरता के साथ आवाज उठाई, और मुझे तो अर्नब गोस्वामी जब इस प्रकार उन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया बेमतलब बेबुनियाद की बात पर, तो वाकई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों के टाइम पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा था ना, उसी प्रकार जब अर्नब गोस्वामी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन आपके चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से छेड़ा और बिल्कुल निडरता के साथ दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वो कितने भी हमारे हिंदुस्तान के वो लोग हो जो पत्थरबाज हो, चाहे बाहर आतंकवादी हो, चाहे पाकिस्तान हो, गड़गड़ाहट से मैं कहूंगी कपकपाते हैं वो लोग जिन्होंने आज तक हिंदुस्तान
इंसान की तरफ गलत तरीके से आंखें उठाई है ना, वो अर्नब गोस्वामी की एक दहाड़ से डर जाते हैं, उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। तो ये निडरता हम लोगों ने देखी है। आज लोकतंत्र की हत्या कर दी, इमरजेंसी 2.0 किसी ने सही नाम दिया है, और क्यों ना दें। उस वक्त जिस समय कांग्रेस तब भी इतनी पावरफुल थी और कोशिश कर रही थी लोगों को बांधने की, मारने की, जान से मारने की, और जेलों में बंद कर दिया। और फिर सिर्फ एक राज्य में है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि जहां कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं राहुल गांधी जी, आज देखना चाहिए जब महाराष्ट्र में इतनी 3 पहिए की सरकार में 1 पहिया है उनका, उसके बावजूद उन्होंने इतना घटिया और गलीज काम करा उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर। आज शिवसेना का सर झुक गया। शिवसेना को अपना नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि बेमतलब। सुभाष जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले तेजिंदर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास चली जाऊं एक बार। सुभाष जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुभाष जी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तेजिंदर उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। तेजिंदर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उद्धव ठाकरे जी को धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और मुझे पूरी उम्मीद है वो चैनल ये देख रहे होंगे। 2 दिन पहले तक अर्नब एक व्यक्ति थे, लेकिन पिछले 2 दिन में उद्धव ठाकरे ने अर्नब को एक विचारधारा बना दिया है। वो विचारधारा जो देशभक्ति की बात करती है, वो विचारधारा जिसके सपोर्ट में आज पूरे देश में लाखों लोग सड़कों पे हैं। इससे पहले आज तक मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों ने एक पत्रकार के सपोर्ट में लाखों लोगों को सड़कों पे देखा होगा। वो विचारधारा जब जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े के नारे लगते हैं, जब ये नारे लगते हैं कि अफजल तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, तो जो सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देता है वो आज अर्नब एक विचारधारा बन चुके हैं। जब आधी रात को अदालत खुलती है तो अदालत में बैठने वाले अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो आतंकवादियों का केस लड़ते हैं, इन बड़े बड़े वकीलों को दहाड़ के चुनौती देते हैं, वो विचारधारा बन चुके हैं। जब धारा 370 को हटाने का बड़े बड़े नेता कांग्रेस के विरोध करते हैं, तो उनको चुनौती देते हुए कहते हैं कि धारा 370 नहीं हटेगी, वो विचारधारा बन चुके हैं। जो जब आधी रात को जब कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला करते हैं और कुछ लोग जाके आतंकवादियों के समर्थन में कहते हैं और कहते हैं धारा 370 दोबारा लगनी चाहिए, कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराने देंगे, कश्मीर का तिरंगा फिर आएगा, तो अर्नब उन अलगाववादियों को खुले में चुनौती देते हैं। आज इसलिए पूरे देश में लाखों लोग सड़कों पे हैं। इससे पहले कभी इसलिए नहीं हुआ इस तरह की घटनाएं, आज इसलिए है क्योंकि अर्नब आज देशभक्ति मिसाल बन चुके हैं। वो व्यक्ति नहीं है, अर्नब आज व्यक्ति नहीं है, अर्नब आज विचारधारा है। ना होते हुए भी आपातकाल जैसे हालात बनाकर एक पत्रकार को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सुभाष जी आज सुबह हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े जिन्होंने बहुत सही कहा। उन्होंने कहा अर्नब एक स्प्रिंग की तरह, आप जितना दबाएंगे वो वापस उसी तरह से आके आपके मुंह पर लगेंगे, आपको वही जवाब देंगे। मुझे लगता है ये एक फाइटर की पहचान है, जैसा मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा, पंच वापस मिलेगा। सुचरिता, इसमें कोई दो राय नहीं कि अर्नब गोस्वामी एक शेर है और वो इन सब बातों से विचलित होने वाला नहीं है। और आपके चैनल पे मुझे प्रसन्नता है कि जीडी बख्शी जैसे लोग आपको आके प्रोत्साहन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जीडी बख्शी जैसे लोग इस देश को इस संकट की घड़ी से, राष्ट्र संकट की घड़ी से गुजर रहा है, और ऐसे समय पे जीडी बख्शी जैसे लोग आके इस देश का मार्गदर्शन करें। मैं ये मानना है, देखिए मैं इसको दूसरे प्रकार से देखता हूँ, मेरे सोचने का तरीका शायद अलग हो सकता है। इस देश के अब तक के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 वर्षों में अथक परिश्रम करने के बाद में इस राष्ट्र की छवि को ऐसे जगह पर, वो ऐसे स्थान पर लेके गए थे कि सारी दुनिया उनकी कायल हो गई थी। उनके सारे के सारे प्रयत्नों को पिछले 6 वर्षों के इस पिछले 6-8 महीनों में जो घटनाएं एक के बाद एक महाराष्ट्र में होती गई, उसने सारे के सारे इस देश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। ये मुंबई मतलब है देश की फाइनेंशियल कैपिटल। तो बाहर में विदेशों में जो लोग इन्वेस्टमेंट करने आएंगे तो क्या सोच करके आएंगे इन्वेस्टमेंट? अगर ये यहाँ पे इस कंट्री के अंदर में इसको बनाना रिपब्लिक बना दिया,
जिस कंट्री के अंदर में, जिस प्रदेश के अंदर में रूल ऑफ मैं कल से जी जी बिल्कुल सुभाष जी, आपने जैसा कहा कि एक दहाड़ है, एक शेर की दहाड़ है, और आप जानते हैं कि आप शेर को चुनौती देते हैं तो फिर क्या होता है। आप यहाँ मैं बार बार यही कहती हूँ कि अर्नब के लिए उनकी कमाई हमेशा उनके दर्शक रहे हैं, उनके समर्थक रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मैं जो सवाल उठाता हूँ मेरी जनता के लिए उठाता हूँ और जनता की वजह से उठाता हूँ, और वो जनता के लिए सड़कों पर उतरी है। पटना से केशव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं केशव के पास एक बार जल्दी से जाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि मेरे सारे मेहमान देखें पटना से किस तरह से समर्थन मिल रहा है अर्नब गोस्वामी को। केशव जरा जल्दी से दिखाइए पटना में किस तरह प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर इस वक्त राजधानी पटना के कारगिल चौक पर यहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्नब गोस्वामी हमारे एडिटर इन चीफ के समर्थन में किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। हर हाथ में कैंडल है, हर हाथ में और रिलीज अर्नब ये पोस्टर हर हाथ में नजर आ रहा है। साथ ही पीछे आप एक पोस्टर देख सकते हैं कि जहां पर ये लिखा हुआ है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अत्याचार नहीं सहेगा देश। और ये देश है, यहाँ पर देखिए, यहाँ महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबको यहाँ पर आया हुआ है। मैं यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश, आप लोग यहाँ पर आए हैं, जिस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से किया है उस पर क्या गुस्सा? ये एक गुंडागर्दी सरकार है। जिन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए वो जेल के बाहर हैं, और जो ईमानदारी का काम कर रहे हैं वो जेल के अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो हम सब उन सब के साथ होंगे, ईमानदार इंडिया के पूरे साथ। अर्नब गोस्वामी के हमारे एडिटर इन चीफ के जो है वो सुनवाई चल रही थी, उसके बावजूद देखिए आज उन्हें बेल नहीं मिली। लेकिन क्या आपका क्या सोचना है, आज आप लोग आए? उनको बिल्कुल बेल मिलेगी। कानून व्यवस्था हमारे यहाँ भी बनी हुई है। इनकी गुर्दागर्दी बिल्कुल निचोड़ फेंकेगी और पूरी जनता उनके साथ है। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं जानती हूँ वो कहीं गलत नहीं है। रिकॉर्ड बोलता है, तानाशाही बिना किसी सम्मान के अरेस्ट करना ये कहाँ तक जायज है? किस तरह के? बिल्कुल कहीं से भी रिकॉर्ड में ये नहीं है। और ये 2 साल पुराना केस खोल करके उनको जबरदस्ती का ये घसीटा जा रहा है, एक सच्चाई को घसीटा जा रहा है। हमें सत्य को परेशान किया जा सकता। आज हर हाथ में कैंडल लेकर आप लोग आए हैं। बिल्कुल जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला हुआ है और हमारे अर्नब जी को जो जिस तरीके से घसीट करके ले जाया गया है, हम उसका विरोध करते हैं। और यदि उनको रिहा नहीं किया गया तो ये प्रदर्शन यही नहीं रुकेगा, बल्कि हम लोग पूरे तरीके से प्रोटेस्ट कर देंगे। और ये देशव्यापी प्रदर्शन बनाने की बात है, पूरे बिहार में प्रदर्शन को तेज करने की बात है। यहाँ बहुत सारी महिलाएं आई हैं जो लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को देख रही हैं, लगातार हमारी मुहिम को देख रही हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आप लोग आए हैं, क्या मानना है आपका कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई? एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता पहले विवेक मर जाता है। आज वही दिन आ गया है महाराष्ट्र सरकार का, और हम लोग स्वामी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि वो अर्नब गोस्वामी के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनके साथ जो महाराष्ट्र की सरकार है उनके साथ जिस तरीके का बर्बर व्यवहार किया गया है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। और भी यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं जरा उनका भी रुख करता हूँ। भाई साहब, किस तरह की ये घटना है? ये कैसे देश के जो चौथे स्तंभ पर जिस तरीके से प्रहार है, कैसा है? ये बहुत ही गुंडागर्दी है महाराष्ट्र सरकार की, और जिन्होंने ऐसा किया है, हमें 2 साल पहले वाले केस को उठा करके इन्होंने जबरदस्ती थोपा है अर्नब सर पे। और हमें जल्द से जल्द, हमें यही मांग है कि अर्नब सर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। रिहाई की मांग है, रिहाई की मांग है, बिल्कुल रिहाई। बिहार को लोग गुंडा बोलते हैं, मुंबई सरकार जितना गुंडा तो कोई है नहीं। केशव, आपके साथ जो लोग हैं उनकी मांग वो खुलकर सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं कैसे वो अर्नब के साथ खड़े हुए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो बात इन्होंने कही, जो बात पटना की जनता कर रही है, वही बात पूरे देश में की जा रही है। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही गई कि अर्नब अब एक विचारधारा बन गए हैं, विचारधारा। मेजर जनरल जीडी बख्शी। बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी की जो चौथा स्तंभ है, जो फाउंडेशनल फ्रीडम्स है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए अपने देश के लिए आवाज जो उठेगी उसका गला आप समझते हैं इतनी आसानी से घोंट दिया जाएगा?
देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ये एक प्रजातंत्र है। जब यहाँ पे कोई भी पार्टी शासन में आती है, उसे बहुत मैच्योर्ड और ठहराव के साथ जो है अपना कार्य करना होता है। ये सत्ता आपको मनमानी करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, दादागिरी करने के लिए नहीं दी जाती कि आप बदले निकाले लोगों से। आपको अगले चुनाव में लोगों के पास, जिनको आप लात लगा रहे हैं, आपको हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। लेकिन इस देश में हम देख रहे हैं एक फिर से कई परिवारों में वो जो एंटाइटलमेंट की अवस्था कि हम तो साहब पैदाइशी राजकुमार हैं, हम तो साहब पैदाइशी राजा खानदान के हैं, और ये आम लोग नाली के कीड़े गले के कुत्ते हैं। हम लात मारे, जान से मार डाले, बलात्कार कर डाले, जेल में डाले, अरे हम सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? इस देश का संविधान एब्रोगेट हो गया है क्या? क्या द राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, लिबर्टी सब चला गया क्या? अरे साहब, ये लास्ट हुआ था आपकी इमरजेंसी में 1975 में, जो हमने आंखों से देखा था। उस वक्त के पत्रकार लेट गए थे। एक ही था इंडियन एक्सप्रेस जो कि अड़ा रहा, उसके खिलाफ सब कुछ करने की कोशिश करी, जेल में डाला, लेकिन बाद में मुंह की खानी पड़ी। उस वक्त के जजेस, कोर्ट वाले सब लेट गए थे। लेकिन भाई साहब, ये 2020 है। आपने हमारे यंग युवा नेताओं की आवाज सुनी, तेजिंदर बग्गा की आवाज सुनी, वो जागरूक है। आप समझते हैं आप हमारी आजादियां इतनी आसानी से ले जाएंगे? आपको एक स्टेट कैपिटल में राज क्या मिल गया? आप इमरजेंसी 2.0 इस देश में फिर से लगाने की जुर्रत करेंगे? आप कानून तोड़ रहे हैं, आप संविधान का ऐसी तैसी कर रहे हैं। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आप फाउंडेशनल फ्रीडम्स पे अटैक कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि भाई कभी ऐसा ना हो माय लॉर्ड्स कि इतिहास में बोला जाए कि हमारे जब इमरजेंसी 2.0 एक स्टेट कैपिटल से लगाई गई तो हमारी न्यायपालिकाओं ने कुछ नहीं किया। ये हो नहीं सकता। ये 1975 नहीं है। थोड़ी सी आपकी क्लॉक गलत है, थोड़ी सी आपकी क्लॉक, आपकी घड़ी गलत सेट हो गई है। ये 2020 है और आप देखेंगे न्यायपालिकाएं क्या करती है। बड़े पेशेंटली वो देख रहे हैं। दे आर गिविंग यू बिल्कुल पूरा भरोसा है मेजर जनरल जीडी बख्शी। काफी रस्सी दी आपको, काफी रस्सी दी आपको, ताकि आप लटका लें अपने आप को, दुनिया के सामने साफ हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी। मुझे पूरा भरोसा है राम कदम जी, मुझे पूरा भरोसा है, जैसा मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं कि आपकी क्लॉक खराब है और सही समय करना जनता को आता है। राम कदम जी, सही समय दिखाना और सही आईना दिखाना, दोनों चीजें आती हैं जनता को। राम कदम जी, देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये महाराष्ट्र की सरकार का विनाश समीप आया है। एक बात बताइए, जो साधु संत है, महंत हैं, जो पूरी तरह से त्यागपूर्ण समर्पित जीवन जीते हैं, आज ऐसा पूरा संत समाज, साधु समाज अर्नब जी के साथ खड़ा है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे समर्पित सारे संत समाज जब अर्नब जी के साथ खड़े हैं, वे स्वयं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह दुस्साहस किया है, उनका यह दुष्कर्म है। मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि ये अर्नब जी की यह सबसे बड़ी जीत है। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि जो केस पूरी तरह से 2 साल पहले समाप्त हो चुकी है, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में जाने वाला नन्हा बालक भी समझता है कि यह बदले की भाव से हो रहा है। बदले की भाव से ये कौरव की सेना कितना भी कर ले, पर अंत में जीत उनकी नहीं होने वाली। जीत हमेशा सच की होती है और अर्नब सच के पक्ष में है। पालघर पर सवाल पूछना क्या अर्नब जी का अपराध है? सुशांत के 75 वर्ष के पिता, क्या उनको न्याय दिलाना अर्नब का अपराध है?
कोरोना काल में जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही थी, जिस प्रकार से लाशें तड़प तड़प करके लोग मर रहे थे, उस पर सवाल उठाना क्या अर्नब का अपराध है? एक पत्रकार है, वे अपना पत्रकार का दायित्व निभा रहे थे और वही बात महाराष्ट्र की सरकार को छुप गई। और अरे महाराष्ट्र सरकार में अगर हिम्मत है तो अर्नब के सवालों का जवाब देती। जिनके पास जवाब नहीं होते वे इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और वही काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया। आज पूरे दुनिया में, केवल देश की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे लंदन से फोन आए, अमेरिका से फोन आए, साउथ अफ्रीका से फोन आए, वहां से भी लोग अर्नब के साथ खड़े हैं। वहां पर जो मूल भारतीय हैं, वहां पर किसी काम से बसे हैं। विदेशों में भी जन आक्रोश है, यानी हमारे पूरे देश में है ही, पर पूरे विश्व में इस समय अर्नब की चर्चा हो रही है और महाराष्ट्र सरकार की छीतो हो रही है। आपके द्वारा अगर महाराष्ट्र सरकार के कोई मंत्री अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो उनसे हम कह देना चाहते हैं कि आपने जो किया है बहुत गलत किया है, अभी भी आप सुधर जाओ। हाथ जोड़ करके अर्नब के समेत देश के पूरे पत्रकारों की माफी मांगो। और जो वरिष्ठ मंत्री कह रहे थे, घिनौना काम किया है, मारपीट की है, जिन्हें कैमरे में कैद किया था, राम कदम जी जो कह रहे थे कि शुरुआत है, बहुत कुछ आना है, आज तो आपने सिद्ध कर दिया कि आप किस तरह के षड्यंत्र कर रहे थे। ममता जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक रिएक्शन हर किसी से ले पाऊं। ममता जी, जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। ममता जी जो राम कदम जी ने कहा कि आपने दिखा दिया कि ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है, कैसे आप कर रहे थे, आपने कैसे एक ये क्या ये सुनियोजित था, आपने एक के बाद एक एफआईआर की, आपने फेक केसेस रखे, फेक टीआरपी स्टोरी रखी। ममता जी बिल्कुल सुचरिता जी, बिल्कुल सही बात है, राम कदम जी ने सच बोला है। जहां इनको एफआईआर करनी चाहिए थी वहां तो इन्होंने एफआईआर की नहीं, एक एफआईआर इनसे हुई नहीं 60 से 70 दिनों के अंदर। और जहां इनको नहीं करनी चाहिए थी, जहां पे इनको साथ में खड़ा होना चाहिए था सच निकालने के लिए, वहां पे इन्होंने उलट काम कर दिया। तो ये जो है कौरवों की सेना है। दूसरी बात, अभी ये मिस्टर वजह कि मैं विजुअल देख रही थी अपनी स्क्रीन पे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऐसे ऐसे उंगली कर रहे हैं। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए इनकी, कितनी एरोगेंट बॉडी लैंग्वेज है। किसी कॉप की इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। इनको मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर ये आपका कार्यक्रम देख रहे हो, कि भाई साहब हमको पता है आपका पाप क्या है। और दूसरी बात आप ये याद रख लेना कि अहंकार तो रावण का भी टूटा था। रावण की लंका इसीलिए जली और रावण इसीलिए मरा क्योंकि वो बहुत अहंकारी हो गया था और अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा था। जो आप बोलोगे वो आपको काटना पड़ेगा। मेरे पास समय बचा हुआ थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं जल्दी से एक कमेंट लेना चाहती हूँ। स्वप्निल जी जो कुछ किया, जिस तरीके से किया, उसका तरीका अलग नहीं हो सकता था क्या? मैं पूछ रही हूँ कि आप AK-47 लेकर क्यों जा रहे थे? अर्नब गोस्वामी कौन है? कोई टेररिस्ट है? जी, वो बहुत सही बात कही सुचरिता, वो उस सब चीजों की जरूरत नहीं थी। और आपने मुझे जब पहले कहा कि मैं लीगल बात ज्यादा करूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत जब हम लोग लॉ पढ़ते थे तब मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से सीखी थी कि अगर संविधान को आपको यू हैव टू कीप, इफ यू वांट टू कीप दिस अलाइव, अगर आपको संविधान को अलाइव रखना है तो आपको जितने स्टेट के पावर्स है और पुलिस पावर्स रहते हैं उसको जितने कम कर सकते हो आप लीगली उतना कम कीजिए। यानी क्या है, प्रजातंत्र बढ़ेगा। तो मतलब क्या है, अगर 1922 का एक्ट अगर लागू होता है, वो पुलिस डिसअफेक्शन एक्ट, तो जो रिपील होने वाला था उसको रिपीलिंग की मांग कीजिए कि वो रिपील हो जाए। फिर अगर इस तरह का कोई भी जजमेंट आता है जो बोलता है सूचित कीजिए, सिर्फ केवल सूचित कीजिए नहीं, सूचित नहीं, इसमें परवानगी लीजिए, ऐसे सारे थोड़ी चीजें के ट्विस्टिंग कीजिए। यानी क्या होता है कि कानून में जितने जो दायरे होते हैं आपके पास किसी के पास जाने के लिए, वो एकदम कम हो जाए, यानी आपके हाथ बन जाते हैं। जब आपके हाथ में हैंड्स आर टाइट तो आप बहुत कम लोगों के गिरबान तक जा सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊंगी, मैं एक बात और बताऊंगी स्वप्निल जी, जो नागरिक कानून में भरोसा कर लड़ाई लड़ता है, वो कानून के भरोसे ही उस लड़ाई को जीतता भी है और वो जीत जरूर होगी। मैं ये कहूंगी, अर्नब भले ही कहते हैं कि मैं आज पूछता है भारत में आपके सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आज अर्नब के लिए वो सवाल पूछता है पूरा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए महाभारत में।